तो अलाउद्दीन, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो देखिए बलबन के पास चैलेंज क्या था, बलबन के पास चैलेंज था कि उसको किंगशिप को दोबारा क्या करना था, इस्टेब्लिश करना था। क्योंकि जो थ्रोन था, हमने देखा कि बलबन से पहले जो इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और बाकी जो भी रूलर्स हुए, उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हुई, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई कि उसका नतीजा निकल के क्या आया कि लोगों का जो भरोसा था वो क्या हुआ, हेलो, लोगों का जो भरोसा था थ्रोन से वो ख़त्म हो गया। उस भरोसे को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए बलबन ने क्या किया, पाबोस, सजदा वगैरह वगैरह ढेर सारे नियम उसने लगाए, यही सब किया था ना उसने। अब क्या दिक्कत फंस रही है, अब दिक्कत ये फंस रही है कि भाई ये सब करने के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो उसने क्या किया, अब 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 बारी किसकी आई, अब बारी आई किसकी बताइए, अब बारी आई अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन ने कहा कि किंगशिप का मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि मैं ही क्या हूँ, अंतिम अपीलेट हूँ, यानी कि मेरे ऊपर इस साम्राज्य में कुछ भी नहीं है, मैंने जो कह दिया वही लॉ है। और ये रूथलेस था, आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ कि ये क्या था, ये रूथलेस था। तो इसकी रूथलेसनेस की वजह से कोई भी इसके खिलाफ आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो इसने सबको क्या किया, अपने क्लच में लिया। अब यहाँ से कहानी और आगे बढ़ी, आगे कैसे बढ़ी, तो इसने और एक बात कही, बनाया, तो लिखिए सेकंड इसने क्या कहा, कहा कि ऑल द पावर्स ऑफ द मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज लाइक कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, कॉमा, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ जुडिशियरी, रिलीजियस मैटर्स, all were centralized in him. All the powers of the ministries like commander in chief of army, head of executive, head of judiciary, religious matters, all were centralized in him. यानी कि कोई भी उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप भले ही आपको पोस्ट दे दी गई हो, बट आपकी सारी पावर कब तक है, जब तक मैं चाह रहा हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप भले उस पोस्ट पर पहुँच गए हो, आपको जुडिशियर का हेड बनाया गया है, आप हेड ऑफ जुडिशियरी हो, भले ही आप रिलीजियस मैटर के हेड हो, भले ही आप कमांडर हो आर्मी के, बट आप मेरे इजाज़त के बगैर बिना मुझसे पूछे आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है, कोई डिसीजन आप मेरे इजाज़त के बिना नहीं। यानी सारी पावर कहाँ पर एक्यूमुलेट है, किंग के पास, यानी सुल्तान के पास सारी पावर एक्यूमुलेटेड है। बाकी जितने लोग हैं वो क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के हैं, उनको पोस्ट दे दी गई है, पर काम वो बिना सुल्तान के पूछे
नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इस तरह से लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन हाँ लिखिए, एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फ्रॉम उलेमाज, फ्री फ्रॉम उलेमाज, opposed the interference, oppose the interference of the ulemas in the matters of the state and had nothing to do with the law of क्या है, प्रॉफिट। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को और रिलीजन को अलग किया। इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को और रिलीजन को अलग कर दिया। कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे चलेगा, वो मेरे हिसाब से चलेगा, ना कि उलेमा यानी कि जो कुरान या वगैरह आप प्रॉफिट वगैरह के लॉज जो बता रहे हो उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। यानी कि जो स्टेट है, स्टेट विल बी फ्री फ्रॉम द रिलीजियस मैटर्स। स्टेट को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमें किसी भी तरह से रिलीजन को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन से फ्री रहेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट, इसने और क्या किया, लिखिए 10 कैबिनेट। ये इम्पोर्टेंट है, इसके कैबिनेट में कौन कौन थे। 10 कैबिनेट, तो मैं सारे नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट कैबिनेट आपको लिखवा रहा हूँ। 10 कैबिनेट मिनिस्टर। पहला, नेक्स्ट टू सुल्तान, यानी सुल्तान के जस्ट बाद, तो वो कौन होगा, वजीर सिविल। वजीर कौन है, वजीर। वो वजीर क्या देखेगा, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर। यानी सिविल, जैसे अभी आज के डेट में क्या है, पीएम, तो पीएम के जस्ट बाद देखा जाए तो कौन होता है, होम मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा राजा, राजा के जस्ट नीचे यानी नेक्स्ट टू सुल्तान कौन है, वजीर। वो क्या देख रहा है, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर है, यानी सिविल वर्क देख रहा है, मिलिट्री कमांड नहीं कर रहा वो, मिलिट्री के, मिलिट्री की देख रेख कर रहा है, यानी कि मिलिट्री को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वजीर देख रहा है। और कौन है, वजीर के बाद आ गया आपका आमीर ए कोही। ये आमीर ए कोही क्या है, देखिए ये है चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की देखरेख कौन करेगा, आमीर ए कोही। ठीक है, नेक्स्ट है सहाने मंडी, सहाने मंडी एंड दीवाने दीवाने रियायत, दीवाने रियासत। ये क्या है, ये देख रहा है दीवाने रियासत। इसके नीचे लिख लीजिएगा, लुक आफ्टर, ये सॉरी,
यहाँ लिखिए मंडी, जो मंडी है वाला है ना, ये क्या कर रहा है, ये लुक्ड आफ्टर मार्केट, जो मार्केट बाजार लग रहा है उसको कौन देख रहा है, सहाने मंडी। और दीवानी रियायत क्या देख रहा है, दीवानी रियायत देख रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो पैसे का लेन देन सब कौन देख रहा है, दीवाने रियायत। और सहाने मंडी क्या देख रहा है, मार्केट में कौन सा व्यापारी कब आ रहा है, कितना माल लेकर आ रहा है, कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना टैक्स नहीं लगना चाहिए, कहाँ रिबेट मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन देखेगा, दीवाने रियायत। ठीक, तो ये क्या है, ये उसकी कैबिनेट है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में पहले तो उसने कह दिया कि मैंने जो कह दिया वही कानून है, तो इसलिए आप लोग फिर उस पर कोई बहस नहीं होगी, जो कह दिया वो अंतिम फैसला। दूसरा इसने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे तौर तरीके से चलेगा, न उसमें किसी भी तरह से उलेमा का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उलेमा क्या है, उलेमा रिलीजियस गुरु हैं, उलेमा क्या है, रिलीजियस प्रीचर्स हैं। तो वो जनरली क्या करते थे, सुल्तान को बताया करते थे कि देखिए हमारे इस्लाम के हिसाब से यहाँ पर क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करवाते थे। इसने कहा कोई ज़रूरत नहीं इस्लामिक लॉ को, जैसे हमारे अगर इंडियन राजाओं को खैर ये भी तो था इस्लामिक, तो जो हिंदू राजाओं देखो तो क्या वो पुरोहित रखा करते थे, उनके दरबार में क्या होते थे, पुरोहित होते थे। और उन पुरोहितों के ही क्या कहते थे, बताते थे राजा को कि देखिए आपको ये चीज़ ये करना चाहिए, अब यहाँ ये आपको कौन कौन से नियम बनाने चाहिए। तो वो सब क्या होते, पुरोहित के आधार पे होता था। तो यहाँ पर वो पुरोहित के बदले क्या है, उलेमा। तो जो इंडिया मतलब जो हिंदू हैं, तो हिंदू के रिलीजियस गुरु क्या हो गए, पुरोहित। तो इस्लाम के रिलीजियस गुरु क्या हो गए, उलेमा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसने क्या किया, इसने कैबिनेट बनाई। तो कैबिनेट में खुद तो सबसे ऊपर बैठा है राजा सुल्तान, उसके बाद वजीर है, उसके बाद आमीर कोही है। अब आमीर कोही इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही तो मेन रेवेन्यू का साधन है। साइने मंडी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब बाजार लगेगा वहाँ पर क्या होगा, पैसे का लेन देन होगा, तो वहाँ से जो टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो वो भी तो हमारे लिए रॉयल ट्रेजरी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबके हिसाब किताब जो रखे, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पर क्या है, कॉमर्स कह लीजिए। तो साहने दीवाने रियायत। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिए सल्तनत वाज डिवाइडेड into 11 provinces under control of गवर्नर। तो 11 प्रोविंसेज में पूरे सल्तनत को डिवाइड किया, जिसमें हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर होता था। ठीक, तो ये देखिए ये वही बात हुआ ना कि देश के राज्य। तो अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी की टेरिटरी को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, और हर प्रोविंस का एक हेड बना दिया, जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अलाउद्दीन himself was the fountain of justice and final court of appeal। फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी इसके अलावा अब कहीं कोई और क्या अपील करने के लिए नहीं जा सकता। इसने जो फैसला सुना दिया वो अंतिम।
ठीक। पर इससे छोटा एक था, जैसे सुप्रीम कोर्ट से छोटा हाई कोर्ट होता है ना, तो वैसे एक और था। तो लिखिएगा नेक्स्ट टू हिम चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। और तो चीफ जस्टिस को क्या कहा जाएगा? चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है काजी उल कजात, काजी उल कजात। ठीक है, जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? काजी उल कजात। और काजी उल कजात, अब इसके नीचे भी छोटे छोटे जज होते थे, तो इसको लिख लीजिएगा, फॉलोड बाय अदर जूनियर्स। तो जैसे एक स्टेप बाय आज भी देखें तो क्या होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, फिर सेशन कोर्ट में जाते हो, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो। तो वैसे ही यहाँ पर था, गांव में सॉल्व हो गया, उसके बाद नहीं हुआ तो प्रोविंस लेवल पे गया, प्रोविंस लेवल पे नहीं सॉल्व हुआ पाया मैटर, तो जो सेंटर यानी केंद्र में जो जूनियर्स बैठे हैं या काजी उल कजात के पास चला गया। अब काजी उल कजात से भी अगर वो मैटर नहीं सॉल्व हुआ या वहाँ भी आपको नहीं सुन, तो आप फिर किसके पास जाओगे? सीधा सुल्तान के पास। लेकिन सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचने के बाद फिर वो जो फैसला सुना दिया वो अंतिम है, उसके बाद अब आप कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ इसमें जुडिशियल भी कवर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर उसके अलग से जुडिशरी पूछे तो अलग से जुडिशरी बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी सिस्टमेटिक कर रहा है, सिस्टमेटिक कर रहा है, लेकिन अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दे रहा है। यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, पावर बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है मोनार्क के हाथ में। और वो मोनार्क कौन है? सुल्तान, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ तक क्लियर है? देखा कि अब फाइनल अपीलेट कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। नेक्स्ट लिखिए अलाउद्दीन हैड ए वेरी सिस्टमैटिक, अलाउद्दीन हैड ए वेरी सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्पियोनेज, या गुप्तचर कह लीजिए या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कह लीजिए। तो इसने बहुत अच्छा अपना गुप्तचर यानी कि स्पाइयों का एक ग्रुप बना रखा था, स्पियोनेज सिस्टम, जिसमें इसको अपने दरबार के साथ साथ अपने पूरे टेरिटरी में हर जगह की इसको क्या होती थी? खबरें मिलती रहती थी। कौन क्या कर रहा है, कौन दरबारी क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, सब कुछ इसको पता रहता था। यानी कि ये उस टाइम का पेगासस ये डेवलप कर चुका था। भले ही वो टेक्निकल नहीं था, लेकिन वो मैनुअल था, पर पेगासस इसके पास उस टाइम का था। ठीक है, बलबन भी किया था, बलबन भी तो किया था डेवलप। क्यों? तो बलबन के बाद किसका नंबर आ रहा है? और ये उसी से तो सीखा, बलबन से तो इसने सीखा। ये अलग बात है कि सारे ऑफिशियल्स बदल जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए अलाउद्दीन established the first recorded डाक चौकी, फर्स्ट रिकॉर्डेड डाक चौकी, फर्स्ट रिकॉर्डेड डाक चौकी एंड
रिफॉर्म्ड पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड ए हॉर्स एंड फुट, ऑर्गेनाइज्ड ए हॉर्स एंड फुट रनर सर्विस, ऑर्गेनाइज्ड ए हॉर्स एंड फुट रनर सर्विस। तो जैसे आज हम लोग क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट देखते हैं ना, कि आप एक लेटर भेजते हो तो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपके घर तक पहुँच जाता है। जैसे जब आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा तो क्या होगा, वहाँ से डिपार्टमेंट यानी यूपीएससी से क्या होगा, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ के पोस्ट ऑफिस से वो स्टेप बाय स्टेप आपके डिस्ट्रिक्ट के हेड पोस्ट ऑफिस में आया, वहाँ से आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस में आएगा, फिर वहाँ से वो पोस्टमैन आपको लाकर डिलीवर करेगा और आप रिसीव करोगे। तो वही सिस्टम वहाँ बना रखा है वो, कि अगर कोई मैसेज एक स्पाई को मिला तो वो स्पाई जो है कि वो डायरेक्ट वो दौड़ता हुआ जब तक सुल्तान के पास आएगा तब तक तो कुछ और भी कांड हो सकता है। तो इस वजह से उसने क्या किया, स्टेप बना दिए। स्टेप कैसे बनाया, जैसे यहाँ पर एक स्पाई है S1, इसको मान लीजिए कोई मैसेज पता चला तो ये आया और यहाँ पर एक इसने क्या बना रखी है, डाक चौकी। यहाँ पर एक स्पाई दूसरा मौजूद है, यहाँ पर क्या है, एक स्पाई 2 मौजूद है। तो ये मान लीजिए रनर है, ये लोगों के बीच में रहकर मैसेज और सूचनाएं इकट्ठा करता है। ये रनर दौड़ के आया इसके पास, अब वहाँ से अब ये जो है डाक चौकी पे यहाँ पर क्या होगा, हॉर्स, ये अपने हॉर्स से यानी लंबी दूरी की डिस्टेंस के लिए, तो वहाँ से चलते हुए उस प्रोविंस से चलते हुए कहाँ आया, कैपिटल की डाक चौकी पर, कैपिटल की डाक चौकी पर आ गया। तो यहाँ से ये मैसेज कन्वे कहाँ हो गया, S3 के पास। किसके पास कन्वे हो गया, S3। अब S3 क्या करेगा, इस मैसेज को भेजेगा S4 के पास और ये S4 फिर इस मैसेज को लेकर पहुंच जाएगा कहाँ, सुल्तान के पास। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये जो सिस्टम था, तो आज का पोस्टल सिस्टम जो है तो वो आम पब्लिक के लिए है, आम पब्लिक के लिए है, लोकल हर कोई यूज करता है। बट दिस वाज ओनली फॉर सुल्तान, ओनली फॉर सुल्तान। ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए सिस्टम बनाया, यानी कि इसको अपने टेरिटरी के हर एक मैसेज को, हर एक इंटेलिजेंस के मैसेज को रिसीव करना था। तो उसके लिए इसने ये पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया। समझ में आई बात। तो ये पूरा सिस्टम आम पब्लिक के लिए नहीं है, लोकल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, आम सिविलियन के लिए नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए, सुल्तान के लिए है। ठीक। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ये पोस्टल सिस्टम जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है डाक चौकी के रूप में। तो इसको डिपार्टमेंट को नाम भी देगा, क्योंकि कोई ना कोई इसकी क्या करेगा, देख रेख भी करेगा। तो लिखिए द पोस्टल डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा पोस्टल डिपार्टमेंट को, महाकामाए बरीद। तो देखिए, इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, बरीद आपको पता है, बलबन में आपने पढ़ा था, बरीद का मतलब क्या,
वो जासूस। तो जहाँ बरीद लग यानी कि ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मैटर है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अलाउद्दीन appointed officers to collect taxes in Pargana known as आमील्स। आमील कौन लोग हैं? ये क्या हैं? आमील्स आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये पोस्ट है, क्या है? ये पोस्ट है। आमील क्या है? आमील इज ए पोस्ट। तो जिस व्यक्ति को, जैसे पोस्ट, डीएम तो पोस्ट है, अब उस पर अलग अलग जगहों पर अलग टाइम पर अलग लोग उस पोस्ट पर रहेंगे। तो ये क्या है? तो जो पैसा कलेक्ट करना यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जिन लोगों को रखा गया, उन ऑफिशियल्स को कहा गया आमिल्स। तो ये ज़मीन की पैमाइश भी कर रहे हैं और उस पैमाइश के आधार पर क्या कर रहे हैं? टैक्स वसूली कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसने क्या किया था एग्रीगेशन रिफॉर्म में, इन आमिल्स की सैलरी को इंक्रीज किया था। क्यों? ताकि ये लोग करप्शन न कर रहे। याद आया? नेक्स्ट लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट लोकल लेवल वाज शादी which was a group of 100 villages। 100 गांवों का ग्रुप बनाकर उसको कह दिया कि आप लोग यहाँ पर ये ग्रुप है और ये आप 100 लोग मिलकर अपना डिसीजन लोकल लेवल पर ले लो। ठीक है। दूसरा इसने और क्या बनाया? विलेज हेड। तो भाई आज भी विलेज होता है सरपंच, यही तो है लोकल। हमारे भारत में क्या है? 3 टियर गवर्नेंस है। लोकल लेवल की सरपंच, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसने भी क्या किया? इसने भी लोकल लेवल पे, ये नहीं कि हर मैटर के लिए आप राजा के पास पहुंचो, तो लोकल लेवल पे इसने क्या किया? विलेज हेड बनाए। तो विलेज हेड कौन बनेगा? तो आपको पता ही बताया था, मुकद्दम या मुकद्दम कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, जमींदार कह लीजिए। और अलबरूनी के लैंग्वेज में क्या कहिए? खुद कहिए। तो खुसरो ने मुकद्दम कहा और जमींदार कहा, और अलबरूनी ने क्या कहा? खुद कहा। तो जो सबसे अमीर, जिसके पास सबसे ज़मीन है, उसी को विलेज हेड बना दिया गया। आज हमारे पास है ना कि हम वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं, लेकिन उस वक्त तो वोटिंग नहीं था। उस वक्त तो जिसको अपॉइंट कर दो, तो जो उस गांव का सबसे अमीर यानी कि जिसके पास सबसे ज़मीन है, वो क्या हो गया? विलेज हेड। और उसी को क्या कहा गया? चौधरी कह लीजिए या मुकद्दम कह लीजिए। ठीक है। और एक पटवारी भी इसने नियुक्त करवाया, एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स भी इसने दिए। तो देखिए, लोकल लेवल से लेकर प्रोविंशियल लेवल यानी कि अपने ऊपर दरबार तक हर जगह इसने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया? स्टेप वाइज किया, और उसमें नए नए पोस्ट बनवाए और वहाँ पर लोगों की क्या किया? ऑफिशियल्स वगैरह को रखा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल सके। तो
कितना आगे फॉरवर्ड थिंकिंग का ये बंदा था। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई।